किसान भाइयों, आप अपने खेतों में रबी फसल लगा चुके हैं और कुछ किसान भाई हमारे ऐसे हैं जो कि लगा रहे हैं। जब फसलों में पत्तियां आनी शुरू हो जाती है, यही सबसे अहम समय होता है उसके देखभाल करने की। और जाड़े का मौसम है, अगर हमारे किसान भाई इस समय पे अगर सही देखभाल ना करें तो उसमें पाला लगने की संभावना अधिक हो जाती है। हमारे किसान भाई रबी फसलों की समसामयिक देखभाल करने के लिए किन किन बातों का खास ख्याल रखें, आइए जानते हैं विशेषज्ञ से। झारखंड प्रदेश की कृषि मानसून पर आधारित है, परंतु खरीफ फसलों के बाद रबी फसलें भी यहाँ के किसानों की आय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यहाँ मुख्य रूप से लगने वाली रबी फसलें गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, खेसारी, सरसों तथा तीसी आदि हैं। यदि हम गेहूं की बात करें तो इसे लगाने का सही समय 15 अक्टूबर से 15 नवंबर है तथा देर से लगने वाले गेहूं दिसंबर तक लगाए जाते हैं। इसके लिए खाद की मात्रा 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस तथा 40 किलोग्राम पोटाश की होती है। देर से लगने वाले गेहूं में 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस तथा 40 किलो पोटाश की आवश्यकता होती है। असिंचित अवस्था में यह अनुपात 90-60-40 की हो जाती है। गेहूं की खेती में गोबर की खाद का इस्तेमाल करना भी आवश्यक होता है। आज हम आप सबको बताने वाले हैं कि रबी फसलों में आप समसामयिक देखभाल कैसे कर सकते हैं, और इस विषय में हमारे साथ बात करने के लिए हैं डॉक्टर मनोज कुमार। तो आइए इनसे जानते हैं और इस विषय में अधिक से अधिक जानकारी लेते हैं। किसान भाइयों, मुख्य रूप से ये रबी फसल आपका गेहूं है, साथ में आपका जौ है, उसके बाद दलहन में आप आएंगे तो चना है, मटर है, मसूर है और खेसारी है। तिलहन में जब आते हैं तो उसमें आपका ये खेती जो है आपका लगभग सरसों है या तीसी है, इन सब की खेती की जाती है, जिससे कि हमारा क्षेत्र जो ये रबी का है इसको जो हम लोग खेती करते हैं लगभग 8 से लेकर के 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में इसको अच्छे से कर सकें। तो इस लिहाज से हम लोग को करना चाहिए। लगभग आपका जो रबी फसल है उसमें गेहूं की खेती 2.22 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं खेती की जाती है। तो गेहूं के लिए अभी उपयुक्त समय है। इसमें सिंचित और असिंचित और देर से खेती की जो बातें होती हैं, तो गेहूं का जो समय रहता है 15 अक्टूबर से 15 नवंबर, और असिंचित को हम लोग खेती करने के लिए प्रयास करते हैं कि आपका नवंबर के पहले ही लगा लें। लेकिन अगर उसमें देर से जो बातें आती हैं उसको करने के लिए आप प्रयास करें कि लगभग दिसंबर में ज़रूर लगा लें। और गेहूं में आपका जो खाद की मात्रा होता है उसमें 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटाश। और जहाँ पर देर से खेती की बात होती है तो वहाँ पर 120 किलोग्राम नाइट्रोजन और 60 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटाश। जहाँ पर असिंचित अवस्था की बातें आती हैं वहाँ 90-60-40 या 90-60-30 भी दिया जाता है। किसान भाइयों, गेहूं की अच्छी फसल लेने के लिए इसके बीजों का उपचार करना बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए जेलोरा या कार्बेंडाजिम, फिर इमिडाक्लोप्रिड या एडमायर, इसके अलावा एजिटोबैक्टर तथा पीएसबी का मात्रा अनुसार उपयोग करना चाहिए। यदि इनके प्रयोग में सहूलियत ना हो तो बीजामृत का प्रयोग कर बीजों का उपचार किया जा सकता है। गेहूं में बीज उपचार के लिए आपको जो पहले की दवाइयां आती थी, आजकल कुछ नई दवाइयां आई हैं जैसे जेलोरा, तो ये फंगिसाइड के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं मिलता है तो कार्बेंडाजिम ले लेते हैं बड़ा जार से। और जेलोरा जो है आपको 1 किलो बीज में 2.5 ml लगता है। और ये दूसरी जो कीटनाशक के लिए ये आप इमिडाक्लोप्रिड यूज करते हैं, तो इसको भी जो है लगभग 1 किलो बीज के लिए लगभग 6 ml की ज़रूरत पड़ती है। तो उसको एडमायर के रूप में आजकल नया ये तकनीकी आ गया है जो 1 किलो बीज में 2 ग्राम लगता है। तो जेलोरा और एडमायर लगाने के बाद आपको लगाना चाहिए अपने ज़मीन में एजिटोबैक्टर, जो वायुमंडल से नाइट्रोजन लेकर के ज़मीन में दें, और साथ ही साथ जो फास्फोरस दिए हैं वो पूरी मात्रा पौध ले ले। इसके लिए पीएसबी लगाना ज़रूरी होता है। तो इस तरह से बीज उपचार करके, बीज उपचार में यही 3-4 चीज़ें हुआ। पहला हुआ आपका
ये जेलोरा, दूसरा एडमायर, तीसरा आप जो है एस्टोबैक्टर, चौथा जो है आप पीएसबी। अगर आपको ये लेने में असंभव लगे तो वहाँ पर बीजामृत, जो बीजामृत कहते हैं, 1 भाग गोबर 1 भाग मूत्र और 5 भाग पानी में मिला हुआ रहे, और उसको भी आप चाहे तो बीज में डाल करके बीज जो है पानी सक कर लेगा, उसको भी लगा सकते हैं। किसान भाइयों, इसी तरह से रबी में यदि तिलहनी की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से सरसों की फसल उगाई जाती है। इसके लिए अच्छी किस्में हैं पूसा 30 तथा बिरसा भावा। इसके लिए खाद की दर 80, 40 तथा 20 सिंचित अवस्था में तथा 60, 40, 20 असिंचित अवस्था में होती है। इसके बीजोपचार के लिए भी जेलोरा, एडमायर, एजिटोबैक्टर तथा पीएसबी का अनुशंसित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। तिलहन में मुख्य रूप से आप सरसों है, तीसी है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए कि हमारा तिलहन जो है हमारे झारखंड के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए तिलहन का भी समय आ गया है। तो सरसों के लिए आप जो है बढ़िया वैरायटी हैं, जैसे आपका पूसा 30 और दूसरा बिरसा भाभा मस्टर्ड 1, ये वैरायटी आप जो है लेकर के लगाएं। और 1 हेक्टेयर में लगभग आपको 5 किलोग्राम बीज की ज़रूरत पड़ती है, 1 एकड़ में 2 किलोग्राम। और इसमें खाद की मात्रा जो रहती है 80, 40, 20 ये सिंचित अवस्था में, असिंचित अवस्था में 60, 40, 20 की दर से दिया जाता है। तो आप जो है ज़मीन में प्रयास ये भी करेंगे, इसके लिए भी बीज उपचार के लिए आप जो है जेलोरा, फिर उसके बाद एडमायर, उसके बाद एस्टोबैक्टर और पीएसबी। तो जेलोरा की मात्रा रहेगा 1 किलो बीज के लिए 2.5 ml, दूसरा जो है ये एडमायर, ये 1 किलो बीज में लगभग 2 ग्राम का पाउच आता है, इससे लगाते हैं। और फिर उसके बाद एस्टोबैक्टर जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ज़मीन में उपलब्ध कराएगा, और पीएसबी जो हम फास्फोरस दिए हैं पौध पूरी ले लें। इस तरह से हम लोग जो है सरसों की खेती करेंगे। किसान भाइयों, दलहन फसलें भी रबी के मौसम में किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण फसल है। दलहन की मुख्य फसल चना, मटर, मसूर तथा खेसारी है। चने में उर्वरकों का अनुपात 20, 40, 20 रखना उत्तम होता है। बड़े दाने वाले चने के लिए बीज की मात्रा 100 किलोग्राम तथा छोटे दाने के लिए 80 किलोग्राम रखनी चाहिए। किसान भाइयों, चने की खेती में उसकी खुटाई करना एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। इससे पौधों की शाखाएं अच्छी निकलती हैं। हमारी दलहन का भी बहुत ज़रूरी रहता है। तो दलहन में हम चना है, उसके बाद मटर है, मसूर है और खेसारी है। तो चना का भी उपयुक्त समय आ चुका है। इसको जब उर्वरक देते हैं तो इसमें 20, 40, 20 या आजकल जो है 25, 50, 25, 20 देते हैं। 25 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस, 25 किलोग्राम पोटास, 20 किलोग्राम सल्फर, तो इसको दिया जाता है। इस तरह से आप जो है चना, जो बड़े दाने हैं उनका बीज की मात्रा 100 किलोग्राम और छोटे दाने हुए हैं उसका बीज की मात्रा 80 किलोग्राम लगता है। तो चना बहुत ही उपयुक्त है हमारे क्षेत्र के लिए और किसानों को लगाना चाहिए। और इसमें खुटाई करना ज़रूरी होता है। लगभग निकाई करने के बाद जब पौध आपका लगभग 35 से 40 दिन होने लगे, ऐसी स्थिति में उसका निपिंग करना, 1 सेंटीमीटर खुटाई करना ज़रूरी होता है। उसका ज़्यादा साग के चक्कर में बड़ा लंबा नहीं खोटना चाहिए, क्योंकि ये 15 दिन पीछे हो जाएंगे। आप इसकी खुटाई करेंगे, उसमें मैलिक एसिड रहता है, वह आपके साग के लिए भी बहुत बढ़िया होता है। लगभग 1 हेक्टेयर में 2.5 कुंटल आपको ये साग भी मिल जाता है। उसकी खुटाई करने से क्या होता है कि उसमें शाखाएँ अच्छी निकलती हैं और ब्रांचेस जब ज़्यादा होगा तो आपका फली भी ज़्यादा होगा। मटर में भी यही स्थिति रहती है। मटर का भी उर्वरक यही रहता है 25, 50, 25, 20, 25 नाइट्रोजन, 50 फास्फोरस, 25 पोटास और 20 जो है सल्फर। और उसके बाद आपका ये रहता है कि जो खेसारी है, खेसारी को भी ध्यान रखना चाहिए कि हम लोगों को अपने क्षेत्र में लगाएं। और अभी आजकल अच्छी वैरायटियाँ आ गई हैं। जो समस्याएं पहले थी वह समस्याएं अब उसमें नहीं है। और मसूर जो है दाल के लिए बहुत ही न्यूट्रिशियस रहता है। मसूर को लगाना ज़रूरी है। अपने क्षेत्र में प्रयास करें, मसूर रहेगा तो हमारे घर में दाल की समस्या खत्म हो जाएगी। इस तरह से यदि किसान भाई रबी के मौसम में गेहूं, तिलहनी तथा दलहनी की खेती करेंगे तो वे उनका अच्छा उत्पादन ले पाएंगे और अपनी आमदनी में वृद्धि कर सकेंगे। किसान भाइयों, जाड़े का मौसम आ गया। हमारे बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जो कि खेती किसानी के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं।
खासकर जाड़े के मौसम में दुधारू पशुओं की देखभाल करने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ती है, खासकर उनके आवास की। जी हाँ, हमारे किसान भाई अगर सही समय पे आपके जो पशुधन है उनके आवास व्यवस्था की देखभाल अगर आप नहीं करते हैं तो उन्हें कई तरह की बीमारियों का खतरा उठाना पड़ सकता है, उनके दुग्ध उत्पादन में भी कमी आ सकती है। तो किसान भाइयों, आप अपने पशुओं की आवास व्यवस्था किस प्रकार करेंगे, जानने के लिए सीधे हम रुख करते हैं हमारे विशेषज्ञ की ओर। अपने झारखंड प्रदेश में दुधारू पशु कृषकों की आय का एक प्रमुख स्रोत हैं, अतः उनकी उचित देखभाल विशेषकर जाड़े के मौसम में करना बहुत ही आवश्यक है। ऐसे मौसम में उनके आवास और खान पान पर ध्यान देकर न सिर्फ उनकी उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है बल्कि उनके स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाया जा सकता है। सबसे पहले ठंड की शुरुआत होते ही उनके आवास पर ध्यान देना अति आवश्यक है। इसके लिए उनके आवास में आने वाली ठंडी हवाओं को रोकने के लिए खिड़की, दरवाजे तथा रोशनदान को जूट के बोरे से ढक देना चाहिए। इसके अलावा पशुओं को खुली धूप में अवश्य रखें, इससे उनके शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है। फिर उनके आवास में ये अवश्य ध्यान दें कि फर्श पर मल मूत्र या किसी तरह के पानी का जमाव ना हो। किसान भाइयों, जाड़े का मौसम आ चुका है। ऐसे में जहां मनुष्यों को ठंड लगती है उस स्थिति में पशुओं को भी ठंड लगती है। विशेष करके दुधारू पशुओं को ठंड से कैसे बचाएंगे, कैसे उनकी आवास व्यवस्था होनी चाहिए और खान पान पर क्या विशेष ध्यान देना चाहिए, इन्हीं सब बातों के लिए आज हम आए हुए हैं कृषि विज्ञान केंद्र दिव्यांग, और हमारे साथ हैं डॉक्टर भरत महतो, जो हमें जानकारी देंगे कि दुधारू पशुओं की जाड़े में क्या विशेष देखभाल करनी चाहिए। जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे थे कि दुधारू पशुओं की ये ठंड के मौसम में किस तरह से देखभाल की जाए जिससे कि उसकी उत्पादन क्षमता को हम लोग बनाए रख सकते हैं। इस ठंड के मौसम में जैसे ही एंट्री होती है दुधारू पशुओं को, विशेष करके संकर नस्ल के जो दुधारू पशुएं होती हैं उन सबों में कई तरह की प्रबंधन संबंधित समस्याएं आने लगती हैं, और जिसके कारण दूध के जो उत्पादन है उसमें प्रतिदिन का दूध उत्पादन में काफ़ी गिरावट देखी जाती है, और किसान भाइयों को इस मौसम में जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो किसान भाइयों, उन सब चीज़ों को दूर करने के लिए हम छोटे छोटे अगर प्रबंधन की चीज़ों को ध्यान में रखें तो जो परेशानी होती है ठंड के मौसम को लेके उसको हम दूर कर सकते हैं, और उत्पादन जितना जो नस्लीय क्षमता है, जो पशु की क्षमता है उसके अनुसार हम ले सकते हैं। सबसे पहले हमें ध्यान जाना चाहिए उसके आवास पर। आवास में जैसा आप देख रहे हैं अभी के मौसम में बहुत ठंड हवाएं बहुत तेज़ चल रही हैं, जिसके कारण पशु के आवास के अंदर का जो टेम्परेचर है ना वो भी काफ़ी नीचे आ जाता है। तो इसको बचाने के लिए क्या करना है कि आसपास के जितने जो ठंड हवाएं जो जिस भी पशु आवास में जिस भी तरह से आ रहा है, चाहे खिड़की से, दरवाजा से या रोशनदान वगैरह से जो भी चीज़ें आ रहे हैं, उन सबों को आप कोशिश करें कि जो जूट के बोरे हैं, विशेष करके अगर उपलब्ध हो तो जूट के बोरे का ही प्रयोग करें तो अच्छा रहता है। जूट के बोरे से आप ढक दें, या फिर खिड़की दरवाज़ा अगर लगा हुआ है तो आप शाम के समय में या सुबह जल्दी से ना खोलें तो अच्छा रहेगा, जिससे कि जो ठंड हवा, सर्द हवा है ये सीधे पशु आवास में ना आ पाए। इसके अलावा जैसे ही धूप आ जाती है, जैसे 9-10 बजे के बाद में थोड़ा सा टेम्परेचर राइज कर एनवायरमेंटल टेम्परेचर ऊपर आ जाता है, तो आप अपने पशुओं को अगर धूप में पैडॉक स्पेस अगर बना के रखें, धूप में छोड़ने की अगर व्यवस्था है तो निश्चित तौर पर धूप में रखें। इससे उनको टेम्परेचर, बॉडी को जो टेम्परेचर तो मिल ही जाता है, साथ साथ एक्सरसाइज भी हो जाता है, तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है। ठंड के मौसम में आवास प्रबंधन के अलावा और भी कुछ बातों पर ध्यान देना अति आवश्यक है। इस मौसम में दुधारू पशुओं के थन को उषुम पानी से धोना चाहिए, नहीं तो उनके थन फटने की संभावना रहती है। इसके बाद भी यदि थन फटते हैं तो पेट्रोलियम जेली का प्रयोग करना चाहिए। सरसों के तेल का उपयोग थन में नहीं करना चाहिए, इससे और तरह की जटिलताएं उत्पन्न होती हैं। इन सब के अलावा जब आप पशुओं को चराने ले जाते हैं तो उन्हें सुबह 9 बजे के बाद ले जाएं तथा शाम 4 बजे के पहले उन्हें उनके आवास में ले आएं। इसके साथ साथ दूसरे तरह की मैनेजमेंट में भी आप, जैसे दुहाई के समय पे बहुत सारे ये होता है कि दुहाई में भी अगर आप जा रहे हैं तो दुहाई के समय जो थन जिस धोने के लिए पानी का हम जिसका उपयोग करते हैं, जैसे लाल पोटाश एंटीसेप्टिक घोल वगैरह के साथ जो पानी का हम यूज़ करते हैं, उसमें भी ऐसे तो मौसम ठंडा रहता ही है, साथ साथ छीमी भी धीरे धीरे उस ठंडे के कारण फटने लगते हैं। तो आप वहाँ पर कोशिश करें हल्का, अगर लीव जो उषुम पानी कहते हैं, अगर उषुम पानी की व्यवस्था हो जाए तो पशुओं का थन धोने के लिए उषुम पानी की व्यवस्था करें
तो बहुत ही अच्छा होगा। और फिर भी अगर आप थन फट रहा है तो आप कोशिश कराएं जो मार्केट में अच्छे लेवल की जो पेट्रोलियम जेली मिलता है उन सबों का प्रयोग करें। तो आप जो क्रैकिंग होता है थन में, जो क्रैकिंग होने का मतलब है कि उसमें आप मेस्टाइटिस को एक तरह का आमंत्रण दे रहे हैं, उससे थनैला रोग होने की संभावना भी थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उस क्रैकिंग को रोकने के लिए आप जो पेट्रोलियम जेली होता है, अच्छे क्वालिटी के पेट्रोलियम जेली का प्रयोग करें। वो बहुत किसान भाई सरसों के तेल का यूज़ करते हैं, कोशिश करें सरसों का तेल का यूज़ ना करें, उसमें थोड़ा और दूसरे तरह की परेशानी हो जाती है। मिल जाता है तो कोशिश करें कि पेट्रोलियम जेली का ही प्रयोग करें आप। ठंड के मौसम में गिरते तापमान से लड़ने के लिए पशुओं को अधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, अतः इस मौसम में इन्हें 25 से 30% अधिक आहार की आवश्यकता होती है। इसके लिए इनके मेंटेनेंस राशन में 25 से 30% की बढ़ोतरी करना बेहतर होता है। अतः ठंड के मौसम में सीरियल ग्रेन्स जैसे दर्रा तथा चोकर आदि में बढ़ोतरी करना अति उत्तम होता है। इसके अलावा 5% गुड़ के सीरे की मात्रा भी बढ़ाने से ठंड के मौसम में पशुओं को लाभ मिलता है। अब इन सबों के अलावे अब थोड़ी आहार व्यवस्था में भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे हम सभी जान रहे हैं कि इस मौसम में जो ठंड माने जो टेम्परेचर नीचे आता है उससे हमारा शरीर थोड़ा टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए आपस में लड़ता है, तो उससे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो पशुओं में भी थोड़ा जो आहार व्यवस्था होती है वो 25 से 30% अधिक आवश्यकता होती है। तो आप अपने पशुओं को जितना आप दूध के अनुसार में चारा दे रहे हैं उसे मेंटेनेंस राशन को, हम ये नहीं कह रहे प्रोडक्शन राशन पे आप बहुत ज़्यादा ये करें बढ़ोतरी करें। जो मेंटेनेंस राशन है उसमें कम से कम 20 से 30% की बढ़ोतरी ज़रूर करें। और उस मेंटेनेंस राशन में अगर आप सीरियल्स ग्रेन्स की जो कार्बोहाइड्रेट रिच हैं जो सामग्रियाँ आप प्रयोग करते हैं, जैसे दर्रा हो गया, चोकर हो गया, इस तरह की चीज़ों को अगर आप 25 से 30% बढ़ा दें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर इन सब में नहीं हो रहा है, अगर आप फिर भी आपके पास मोलासेस की जो सीरा कहते हैं या गुड़ का जो चाय होता है उन सबों को अगर बढ़ा दे पाएँ, थोड़ा 5% भी अगर आहार के साथ में दे रहे हैं तो ये भी कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति करने के लिए काफ़ी अच्छा साधन है और सस्ता साधन है, आप इसको भी कर सकते हैं। इस तरह से यदि ठंड के मौसम में दुधारू पशुओं का प्रबंधन किया जाए तो उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और उनकी उत्पादकता बढ़ेगी। निश्चित तौर पर इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। हमारी जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें हमारे इस पते पर लिख सकते हैं। जल्दी से हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा, केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। तो इसी तरह से हमारे कार्यक्रम के साथ आप जुड़े रहिए और नई नई जानकारियाँ लेते रहिए। फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए कृषि दर्शन की पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।